Hello, talking about myself. I, Abhishek. Today I have started this Indian polity for civil services and other state examination that was written by Lakshmikant. There is a unit called Constitutional Framework. आप उसके सेकंड चैप्टर पर नोटिस करो, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उससे पहले एक और चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे फॉर्म्ड, इन सब के बारे में जानना है. इन सब को जानने से पहले इसकी हिस्ट्री को जानना, क्या इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, इसको जानना इज़ वेरी नेसेसरी. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है उसमें जैसे आप देखते हो, अगर आप बुक पढ़े हो, आपके लिए अच्छा तो ये होगा कि आप पहले एक बार बुक पढ़ लो. मैं यहाँ बुक दिखा नहीं सकता, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग इसके पीछे है, कॉपीराइट एंड व्हाटएवर. सो आप पहले इस चैप्टर को एक बार पढ़ लो. इसे होगा क्या कि आप रिलेट कर पाओगे. और मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के बता दूँ. मैं इसलिए नहीं आया हूँ. मैं यहाँ आपको कनेक्ट करके बताऊँगा, कनेक्शन बताऊँगा, कोड पॉइंट बताऊँगा, जो शायद आपको ईज़िली यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलते हैं. है बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन कम है. तो मैं सिंपली आपको हर एक्ट को डिफ़ाइन नहीं करूँगा, उसके फीचर्स को नहीं बताऊँगा. शायद मैं फीचर्स बहुत कम बताऊँ, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊँगा, ताकि आपको आपका एक बैकग्राउंड बन पाए. फिर आप उस कोर पॉइंट को, उस कनेक्शन को समझ पाएंगे. जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इंट्रो में इस चैप्टर के, ब्रिटिश केम एज अ ट्रेडर एंड दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग. फिर उन्हें दीवानी राइट मिला बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में. एंड फर्दर बहुत सारे वॉर भी उन्होंने लड़े यहाँ पर. फर्स्ट वॉर वॉज वॉर ऑफ बक्सर, पलासी एंड दीज ऑल थिंग्स. लेकिन उसके बाद जो है बुक में, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल, company rule from 1773 to 1858 and the crown rule from 1858 to 1947. मैं क्राउन रूल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बट इन दिस वीडियो मैं 1773 से 1858 तक के वीडियो एक्ट को यहाँ कवर करूँगा इन दिस वीडियो में. यू कैन नोटिस कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 and then Charter Act of 1793, Charter Act of 1813, 1833 and 1853, like this. 1793, 1773 and then 1793, yeah, 1813, 1833 and 1853. 20 साल, 20 ईयर्स का गैप है हर जगह. ये एक्ट कौन लाया, जानना तो पहले ये ज़रूरी है कि कौन लाया ये एक्ट. एक्चुअली दिस एक्ट वाज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो आपका इंट्रो है, उसको आप अगर देखते हो, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो कंपनी को रेगुलेट करे, कंपनी को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे. क्यों? वंस कंपनी went to crown and said, British government and said, we are in a debt and we need money to operate the India. Crown said,
that is amazing. I have sent you to earn money and you are saying we need money. And then Crown thought that we should enter in the possession, in the territory of India to control and to regulate the people and the company. और 1773 के एक्ट से साफ दर्शाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फर्स्ट स्टेप लाई एक्ट के थ्रू, वो कंपनी को ख़त्म करना, कंपनी को वहाँ से हटाना और खुद इंडियन टेरिटरी में अपना दबदबा बनाना। साथ ही साथ एक कोड है जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको इस कुछ एक्ट के फीचर्स को बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा। तो ये सारे एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिए गए। 1773 में गवर्नर्स थे, यहाँ आप देख सकते हो, बंगाल, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे के गवर्नर को, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के गवर्नर के, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया जो वॉरेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट में आपको जो अच्छे से याद रखना है वो है कि उसमें एक काउंसिल बना था जिसमें 4 मेंबर थे, और डैट वाज अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आपको यह बात ध्यान रखना है कि वह एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, नॉट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो काउंसिल लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता था, एज लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर, जिनको हम एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर की तरह चुनते हैं, बट ऑल्सो परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसी तरह से द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो काउंसिल था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, बट परफॉर्मिंग द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसको बाद में अलग अलग कर दिया जाता है शायद 1858 के एक्ट से। तो आपको ये ध्यान रखना है कहीं एग्ज़ाम में आपको लेजिस्लेटिव फंक्शन ना लिख दे और 1773 के एक्ट में लेजिस्लेटिव फंक्शन लिख दे और आप उसको करेक्ट करके चले आएँ। साथ ही इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्रिएट किया गया। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्रिएट किया गया था, इसके पीछे सेम थिंग था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में हर तरह के सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स को मेंटेन किया जाए, इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्रिएट किया गया था। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स को कंट्रोल करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया, जिसको सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 भी कहा गया। एंड इस एक्ट से गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को, साथ ही जो भी मैटर्स अराइज होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन में, उन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से अलग कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगा इन सब का जो कोर पॉइंट है वो क्या है, थोड़ी ही देर में बताऊंगा। पीस इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट को लाया गया। यहाँ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको कॉमर्शियल वर्क दे दिया गया, एंड एक नया बॉडी क्रिएट किया गया, डेट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि अब सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को देखेगी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने डिमांड किया कि मैं आई विल बी द गवर्नर जनरल, बट आई विल बिकम अ कमांडर इन चीफ एंड आई विल ओवरराइड द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्हें ओवरराइड करने का पावर भी दिया गया 1786 के एक्ट से। अब है आपका चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर मिला, सेम पावर आने वाले फर्दर गवर्नर जनरल को भी दिया जाएगा, इसमें कहा गया। और जो 1773 के एक्ट से जो शुरू हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावर दिया जाने लगे, वो यहाँ भी हुआ, मोर पावर टू गवर्नर जनरल। कंपनी व्हेन केम टू इंडिया, उसे मिला था मोनोपोली, और वो मोनोपोली को फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्रिएट किया गया था, उनके स्टाफ को जो पैसा मिलेगा, जो उन्हें पैसा पेड किया जाएगा, वो इंडियन रेवेन्यू के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्ट वाज 1813। इस 1813 के एक्ट से, हाँ देखो, मैं शुरू में कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल करना और कंपनी को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म किया।
एबोलिश्ड ट्रेड मोनोपोली। जैसे कि क्या हुआ था कि मोनोपोली ऐसा था कि ब्रिटेन से, पर्टिकुलरली इन द कंट्री फ्रॉम ब्रिटेन, कंट्री ऑफ ब्रिटेन, जहाँ से ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वहाँ के कोई भी ट्रेडर्स इंडिया में आकर बिजनेस नहीं कर सकते थे। ये प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बहुत दिनों से थी कि और कोई को वहाँ से बिजनेस करने को मिलता ही नहीं था इंडिया। और इंडिया डेट वाज बहुत पैसा था इंडिया में, बहुत पैसा। आपको पता होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे और यहाँ से जो गुड्स लेकर गए और जाकर जब वहाँ पोर्तुगीज़ में उनको बेचा तो 10 टाइम्स मनी उन्हें मिला, 10 टाइम्स। सो यू कैन नो कितना पैसा था भारत में। सो इसके बाद जब उसके मोनोपोली को ख़त्म किया तो ब्रिटेन से और भी बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ आकर बिजनेस करना स्टार्ट करने लगे। कंपनी को ब्रिटिश इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दो मोनोपोली छोड़ दी गई, जैसे कि टी के साथ बिजनेस करना, चाइना के साथ बिजनेस करना, ये एक दो मोनोपोली थी। बट उसके अलावा उसके पास और कोई मोनोपोली नहीं थी कि पूरा एंटायर इंडियन टेरिटरी पर केवल वो बिजनेस करेगी। पहले थी जिसका मोनोपोली एबॉलिश कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 से जो मैंने कहा था कि इंडियन गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे। यहाँ से फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में 6 मेंबर का एडिशन हुआ, न्यू मेंबर्स एज अ काउंसिलर्स। और ये काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, जैसा कि अभी हमारी पार्लियामेंट करती है। इसी एक्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस जो इस एक्ट से स्टार्ट हुआ था, पहले इसको 1833 के एक्ट में लाया गया, बट इसको यहाँ पर इसलिए नहीं शुरू स्टार्ट हो पाया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इतना भारी अपोजिशन था कि यहाँ उसको स्टार्ट नहीं किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट को, इस फीचर्स को इसी एक्ट में लाई, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें नहीं माना। अपोजिशन हार्ड था, इसलिए फिर से यहाँ मैकले कमेटी के थ्रू इस रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स को यहाँ लाया गया और यहाँ से 1854 से सिविल सर्वेंट के लिए एक नया कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया गया। यहाँ से कंपनी को मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया है 1 मिनट के लिए कि मैं इसको अब बताऊँगा, इसलिए मैं इसको 1833 को अभी छोड़ दिया हूँ। 1 सेकेंड में बताता हूँ। एक्सटेंडेड कंपनी रूल, कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया, बट नॉट लाइक अर्लियर, जैसे कि पहले 20 ईयर्स की मोनोपोली दी जाती थी कि बट इस बार कोई मोनोपोली नहीं था। कंपनी कैन डिसमिस द कंपनी रूल एनी टाइम। तो चार्टर एक्ट 1853 तक यही है। आप इजीली इसको बुक में पढ़ते हो, देखते भी हो। अब मैं आपको जो बताना चाहता था वो बताता हूँ। इतना मैं तो बस बैकग्राउंड बनाने के लिए बताया हूँ, ऐसा कुछ ये सब में था नहीं। आप इजीली पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि 1853 के एक्ट से के कौन कौन से फीचर्स है, 1833 के एक्ट में कौन कौन से फीचर्स है। बट आप पढ़ के भी इस चीज़ को शायद आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जान पाओगे, यू कैन नो, बट अगर नहीं जान पाते हो तो इसको देखो जो मैं बताना चाहता था। इसके लिए मुझे 13 मिनट और 40 सेकेंड लगे। क्या हुआ था शुरू में, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ मद्रास एंड दैट इज़ बॉम्बे, दिस इज़ बंगाल। हर जगह गवर्नर्स थे, लेकिन इसको गवर्नर जनरल बना दिया, इन दोनों को इसका सबऑर्डिनेट। ये दोनों इसको रिपोर्ट करेंगे, इसके पास पावर। ये क्या शो करता है, सेंट्रलाइजेशन। पहले पावर डिसेंट्रलाइज थे, पावर अलग अलग थे, बट पावर को एक जगह करना 1773 के एक्ट से ये स्टार्ट हुआ। 1793 के एक्ट में थोड़ा और पावर इन दोनों का लेकर इसको दे दिया। आप पढ़ो एक्ट बुक में, सेकेंड या थर्ड फीचर्स है। गिवन मोर पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद क्या हुआ, 1833 दिस वाज
दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, आपको ये याद रखना है। 1833 का जो एक्ट है ये आपको याद रखना है। क्यों, मैं बताता हूँ। 1833 से पावर जो बॉम्बे के पास, पावर जो मद्रास के पास थे, किस चीज़ का, लेजिस्लेटिव पावर, वो दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसी एक्ट में आप देखो यहाँ, इसी एक्ट में इन दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक डिप्राइव्ड लेजिस्लेटिव पावर मद्रास एंड बॉम्बे। आप पूरा पढ़ लो बुक में, उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं तो बस की वर्ड यहाँ लिखा हूँ ताकि मैं रिकॉल कर पाऊँ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको बनाया गया था 1773 के एक्ट से, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। देख रहे हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गिवन ऑल पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पीछे क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि एक तरफ से कंपनी को ख़त्म करो, पावर सेंट्रलाइज करो। एक तरफ से कंपनी ख़त्म करने लगा, कंपनी की मोनोपोली ख़त्म होने लगी, कंपनी की जो पावर थी उसको ख़त्म किया जाने लगा और पावर को सेंट्रलाइज कर दिया एक जगह। दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और यही सेंट्रलाइजेशन अगर आपको याद है तो आप कोई भी एक्ट नहीं भूलोगे। 1773 सेंट्रलाइजेशन, 1793 सेंट्रलाइजेशन, 1813 में क्या हुआ, पूरा मोनोपोली ख़त्म सेंट्रलाइजेशन के कारण, पावर ख़त्म करने के लिए। 1833 क्या हुआ, पूरा पावर ख़त्म गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के, पूरा सेंट्रलाइज कर दिया बंगाल पे पावर एक जगह। और 1858 के एक्ट से उसको वाइसरॉय बना दिया, पूरा ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया इंडिया। 1858 से 1947 का जो एक्ट है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कोर चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये सेंट्रलाइजेशन आपको याद रखना है। सेंट्रलाइजेशन अगर आपको याद है, 1773 से 1853 तक के सारे एक्ट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और कुछ है नहीं इसमें। मैं यहाँ से क्राउन रूल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसमें भी बहुत सारे कोर पॉइंट्स है। तब तक आई होप यू विल आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कहीं प्रॉब्लम है, मैं न्यू हूँ, आई एम न्यू हेयर बट आई एम अ फास्ट लर्नर, मैं जल्दी सीख जाऊँगा। जो भी मिस्टेक्स है आप प्लीज़ बताइए मेरे कमेंट में, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। थैंक यू।